5 बजे से लेकर के और 7 बजे तक यहाँ पर प्रभात फेरी राम नाम संकीर्तन करते थे। उसके बाद में यहाँ पर नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। आज वर्ष 2020 जिसको 2020 कहा जाता है उसका अंतिम दिवस। बड़ी खट्टी मीठी यादें, बल्कि ज्यादातर लोगों की नजरों में तो कड़वाहट भरी ही यादें रहेंगी। लेकिन खैर चलिए, जो भी है, लोगों को मुसीबत का सामना करना जरूर सिखाया। सरकारों का भी मालूम चला कि कौन किसके कितना साथ दुख के समय में। कहते हैं ना कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई। तो ये भी मालूम चला, क्योंकि जिस प्रकार 2020 के कोविड काल के अंदर जब लॉकडाउन किया गया और गरीब मजदूर तबका अपने अपने घरों की ओर जा रहा था, तब उन बेचारों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया। व्यवहार क्या, दुर्व्यवहार किया उन लोगों के साथ में। किसी को घुटने दौड़ाया, किसी के साथ कुछ दिक्कत, किसी को कुछ अमानवीयताएं की गई हमारी सरकारी एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से। और जो सरकारी पर लोग थे उस शुरुआती दौर के अंदर, कम से कम वो कहते हैं ना, बगला भगत की तरह, बगले की तरह आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे रहे। ठीक है, बाद में तो सब धीरे धीरे अपने बिलों से निकल कर आते हैं, सब सहानुभूति व्यक्त करते हैं, आदि अनेकों चीजें रही। पर कुल मिलाकर ज्यादातर बुरी यादों के लिए ही, बुरी बातों के लिए ही या दुख के लिए ही याद किया जाएगा 2020। चलिए कोई बात नहीं। और उससे भी बड़ी बात, किसान आंदोलन। यहां पर किसान आंदोलन और इस दुख के काल में, कोविड काल के अंदर, जिस प्रकार 5 जून 2020 को अध्यादेश लाया गया कृषि बिल के नाम पर, किसानों के भले के नाम पर, जबकि वास्तविकता यह है कि इसमें किसानों का भला कम और कुछ गिनती के 2-3 सरमाएदारों का भला ज्यादा है। ऐसा किसान संगठन तो कह ही रहे, विपक्षी दल भी कह रहे हैं। चलो कहते हैं, विपक्षी दल तो कहने को कहेंगे, लेकिन किसान संगठन या किसान कुछ मूर्ख नहीं है जो इतने दिनों से, कम 1.25 महीना हो गया उन्हें यहाँ पर दिल्ली की सर्दी, कड़कती सर्दी के अंदर पड़े हुए, टेंट के नीचे, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अंदर, ट्रकों के अंदर अपना घर बार सब कुछ छोड़कर 4 डिग्री 5 डिग्री तापमान, 45 से अधिक किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन सरकार है, गाना है कि दिल है कि मानता नहीं, तो सरकार है कि मानती नहीं, मानने का इच्छा भी नहीं। अब कहा गया कि कल 7वें दौर की बातचीत हुई, संपन्न हुई। हालांकि वो भी लगभग असफल कहने के लिए सरकारी तंत्र की ओर से यह प्रचारित किया जा रहा है कि 50% मांगे मान ली गई। 4 मांगे लेकर बैठे थे, उसमें से 2 मान ली कि जो एक तो पराली जलाने के ऊपर 1 वर्ष की सजा किसानों को लिए और 1 करोड़ तक का जो जुर्माना था, उसको सरकार ने कह दिया ठीक है, रजामंदी हो गई, इसको नहीं बनाएंगे, कानून नहीं लागू करेंगे इसको। और दूसरा एक जो बिजली का बिल था, जो कि अभी प्रस्तावित था, आना था, ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसके ऊपर भी रजामंदी हो गई है कि अब सरकार इस बिल को नहीं लाएगी। लेकिन बात भाई, सरकार की तरफ से जो बातें, जो सूत्र कह रहे हैं वो ये है कि जो पुराना कानून रद्द करना और एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की मुख्य मांग थी सरकार की, उसके ऊपर सरकार बिल्कुल भी रजामंद नहीं है। अर्थात पुराने कानून रद्द नहीं होंगे, एमएसपी नहीं लागू होगा, अर्थात कानून का रूप नहीं लेगा। एमएसपी के लिए सरकार लिखित में गारंटी दे सकती है, जिसकी कि कानून में कोई वैधता नहीं है। कोर्ट तो कभी कोई ऐसी बात होगी, कोई केस जाएगा कोर्ट, तो उस बात को मानेगा नहीं। क्या माने सरकार? एश्योरेंस दे रही है, लिखित में वैधता दे रही है, अनेकों चीजें हैं, वो लिखित में आश्वासन देना चाह रही है। आश्वासन से काम नहीं चलता महाराज। आश्वासन तो आपने बहुत सारे दिए थे, अब कहना नहीं चाहिए उन चीजों को, बार बार रिपीटेड हो जाएगी, बार बार दोहरा दी जाएंगी ये चीजें। लेकिन चलिए, कल सरकार के 41 प्रतिनिधि जो है किसानों को, वो सरकार से वार्ता हुई। वार्ता के बाद यही कहा गया, हालांकि उस वार्ता के अंदर एक चीज जरूर रही कि पहली बारों की तरह सरकार, जो किसान प्रतिनिधि थे, वो उन्होंने अपना ही खाना खाया, अपना ही लंगर छका, सरकारी खाना नहीं खाया। हाँ, सरकार के जो मंत्री बैठे थे, पीयूष गोयल, सोम और नरेंद्र तोमर जी, उन्होंने जरूर कहा जा रहा है कि उस भोजन के, उन्होंने भी किसानों के साथ भोजन किया। लेकिन 5 घंटे से ऊपर वार्ता चली, वही ढाक के 3-5 मतलब समाधान कोई नहीं होगा।
नहीं, हम तो बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे बात कर रहे हैं, सरकार से बात करेंगे। नहीं, नया साल तो दिल्ली में मनाएंगे। दिल्ली भाई सब नया साल मनाने जाते हैं बाहर, लेकिन हम चाहते हैं कि आप खुशखबरी के साथ मनाएंगे, खुशखबरी आए और आप मुस्कुरा के बाहर निकले। हाँ नहीं, आने दो, ये बात तो करने दो, इनसे क्या लेकर आए। देखिए ठंड बढ़ी है, अरे इसी ठंड को तो देखा नहीं। कहने के लिए जरूर कह दिया गया कि जी 50% मांगे मान ली गई हैं। अब देखिए सरकार कितना आगे बढ़ गई है, अब कुछ किसानों को भी झुकना चाहिए। ये इसी ही को कुत्सित मानसिकता कहा जाता है। किसान उनका जो एक ही एजेंडा था, उसके ये 4 बिंदु थे, लेकिन मुख्य बिंदु पुराने कानून जो कृषि बिल के नाम पर लाए गए 2 कानून और 1 संशोधन वो वापस हो। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू हो, लेकिन सरकार नहीं मान रही है उसके लिए जो मुख्य मांग है। अब कहने के लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि जी पूंछ निकाल दी गई है, हाथ लटका दिया। हालांकि राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया कि भाई लगभग 2.37 लाख करोड़ रुपया कुछ व्यापारियों का माफ किया सरकार ने इसी वर्ष, जिसमें 11 करोड़ लोगों को 20-20 हजार रुपए दिए जा सकते थे, जबकि वरिष्ठ पत्रकार प्रसून वाजपेयी के अनुसार ये आंकड़ा 7.23 लाख करोड़ है जो एमएसपी एक वर्ष में दी जा सकती है इस पैसे से कम से कम। खैर चलिए, तो बात वही, किसान वही बैठे, किसान एक ही मांग पर। आज उम्मीद तो ये की जा रही थी, हालांकि अब जो अगली वार्ता होगी वो 4 जनवरी को होगी। कुछ लोगों ने बार बार ये प्रचारित कराया गया कुछ मीडिया के माध्यम से कि भाई सरकार को नए साल का तोहफा दे सकती है। फिलहाल किसानों को कोई तोहफा 2021 के लिए नहीं मिला है, किसान वही के वही हैं। हाँ, मैं फिर कहूं कि कुछ कुत्सित मानसिकता के पत्रकार इंटरव्यू लेते हुए भी किसानों को विदेशी ताकतों से जुड़े होने या इस प्रकार के विदेशी सहायता, विदेशी एजेंडा आदि इस प्रकार के प्रश्न जानबूझकर उसके अंदर डालने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसा ही एक इंटरव्यू इस समय राजनाथ सिंह जी का चलन के अंदर है। बाकी 2020 मेरे किसानों को, मेरे अन्नदाताओं को क्या देकर गया कि वो आतंकी हैं, वो देशद्रोही हैं, वो पाकिस्तान परस्त हैं, उनके पास विदेशी फंडिंग आती है, वो जीन्स पहनते हैं, वो बर्गर खाते हैं, वो पिज्जा खाते हैं, वो बादाम खाते हैं, वो मसाज कराते हैं। यही दिया हमारी सरकार ने। फिर कहेंगे सरकार को कहीं ना कहीं बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं, दिल और दिमाग दोनों सूक्ष्म, बड़े सूक्ष्म, मीन माइंडेड। पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री जी ने अनेकों बार मन की बात की, लेकिन सिर्फ अपने मन की। किसानों के मन की बात न जाने कब होगी। दुख का विषय है कि वही किसान यहां दिल्ली की सीमा पर भी शहीद हो रहा है और उनके बच्चे भारत पाकिस्तान की वहां जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां पर शहीद हो रहे हैं, और ये उन्हीं किसानों के ऊपर लांछन लगा रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग। लानत है ऐसे लोगों पर। नमस्कार इंडिया ऐसे लोगों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। काला कानून जब तक वापस नहीं लेगा ये सरकार, तब तक लड़ने का काम करेंगे। और युवा कांग्रेस आज पूरा देश में सभी जिला हेडक्वार्टर में हम लोग ने आज मशाल जुलूस निकाला है। इस काला कानून वापस लेना चाहिए। 2 लोग को मदद करने के लिए आप लोग ने ये कानून लाया है, शर्म आना चाहिए इस सरकार को। इनके नाक के नीचे इतनी बड़ी लेवल पे विरोध आ रहा है देश का अन्नदाता का, सभी सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। कुंभकर्ण जैसा नींद कर रहा है, उसको जगाने का काम आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश में युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है, इस कानून के खिलाफ है। और हमेशा हम लोग कांग्रेस पार्टी इस देश का अन्नदाता के साथ है, उनके साथ हम लोग ने समर्थन भी करेंगे और जल्दी से जल्दी इस काला कानून को वापस लेना ही होगा। जी सी बात यह है। चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि किसानों के कहीं तो न्याय मिले 2021 के अंदर। बेशक जो
कहा जा रहा है कि ये 7वें दौर की बातचीत थी, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो 1 दिसंबर, 3 दिसंबर और 5 दिसंबर यही 3 थी जो वार्ता हुई किसानों और सरकार के बीच में। किसानों की अपनी वही मांग थी, सरकार का अपना वही संशोधन कर देते हैं। भाई अगर तुम बिल्कुल ठीक हो, सब कुछ हो, तो संशोधन भी क्यों कर रहे हो? इसका मतलब कहीं तो कमी है। क्यों आप लिखित में गारंटी दे रहे हो एमएसपी की, और लिखित में गारंटी का क्या वैल्यू है? क्यों कानून नहीं बना रहे? अर्थात कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर चोर है। कहने को कई लोग जो सत्ता पक्ष के प्रेमी हैं, जो तथाकथित हिंदूवादी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, हम लोगों को भी कुछ भी कह सकते हैं, उनकी आदत है। लेकिन भैया अपन तो कहेंगे जो सत्य है वो कहेंगे, जो सर्वविदित है वो कहेंगे, जो साक्षात है वो कहेंगे। आप आंखें बंद कर लीजिए, कान बंद कर लीजिए, जो मर्जी कहिए, आपको जो कहना है कहते हैं, बिना हाड़ की जुबान है, आप चलाए। अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हुए और देखिए इसी के अंदर साक्षी महाराज सांसद, हालांकि ये लोग ना अपनी बिना हाड़ की जवान को कुछ भी कहने के लिए प्रसिद्ध रहे, कुख्यात रहे हैं। प्रसिद्ध तो क्या कहेंगे, कहीं वो गिरिराज सिंह कुछ कहते थे, राष्ट्रद्रोही होगा जो वहां रैली में नहीं जाएगा। वो खुद ही नहीं पहुंचे थे पटना की रैली में, बिहार चुनाव से पहले का, आपको याद हो पीछे का। अब ये साक्षी महाराज इन्होंने कहा है कि जी किसान तो खेत में है, सिंगू बॉर्डर पर जो है, जो उत्पाती है सिंगू बॉर्डर पर है, सारा उत्पाद सिंगू बॉर्डर पर। बताइए कौन सा उत्पाद हो रहा है साहब सिंगू बॉर्डर पर? जब मेरा अन्नदाता यहाँ के लिए चला, दिल्ली के लिए कूच किया, आपने जब इतने महीने तक मांगे नहीं मानी, तब आपने उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े। अरे किसान ने वहां उत्पाद नहीं दिखाया, चाहता तो उत्पाद कर सकता था, और वो भी एक पुलिया के ऊपर। जरा से में दर उधर हो जाते, कितने लोग हताहत होते। बुद्धि नहीं दी थी भगवान ने, ठंड में पानी के बौछार है, सरकारी संपत्ति को नुकसान, नेशनल हाईवे तोड़ दिया गया, गड्ढे कर दिए गए उसके अंदर। अब कौन करेगा इनके ऊपर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस? और साक्षी महाराज, ये है हमारे महाराज, जो कहते हैं कि सिंगू बॉर्डर पर उत्पाती बैठे, या उत्पात हो रहा है सिंगू बॉर्डर के ऊपर। वो उत्पात को भूल गए जिन उत्पातों को आप लोग समर्थन देते हैं। खैर, ईश्वर इनको क्या सद्बुद्धि देगा, इनका तो काम ही इस प्रकार की बातें करना है, और लोगों के अंदर कहते हैं कि उकसाने का ये लोग प्रयास करते हैं। लेकिन नमस्कार है, नमन है मेरे अन्नदाताओं को, जो बिल्कुल भी इनके बहकाए में, इनकी किसी भी हरकत के अंदर नहीं उकर हुए, बारंबार नमन। चलिए एक जानकारी और जो खुशी की बात है, जिन्होंने इनकम टैक्स जो व्यक्तिगत रूप से जो लोग दाखिल नहीं कर पाए थे 2019-20 का, उनके लिए सूचना कि उनके लिए 10 दिन और आगे बढ़ा दी गई है। अब वो इनकम टैक्स अपना 10 जनवरी तक जमा कर सकते हैं। और मेरा निवेदन कि कृपया करके जो लोग इनकम टैक्स नहीं जमा कर पाए हैं, निवेदन कि कृपया करके आप इनकम टैक्स अपना 10 जनवरी तक जमा कर दें। जैसा कि हमने बताया था कि नमस्कार इंडिया की टीम मध्य प्रदेश में अनेकों जगहों का दौरा किया, किसानों की समस्याओं से संबंधित भी बात की, वहां भी उन्हें हालांकि समर्थन मिला। वहां पर हम पहुंचे जहां पर कि मनुस्मृति पूजन का आयोजन किया जा रहा था। मनुस्मृति पूजन के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एक समय में 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाया गया था डॉक्टर भीमराव के द्वारा। और उसके बाद उन्होंने कौन सी प्रति पढ़ी थी, कौन सी ने, मैं नहीं जाना चाहता इस समय, मैं उस विषय के अंदर के पीछे नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके बाद कई लोग जो थे हर वर्ष प्रतिवर्ष 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाया करते थे। और मैं तो कहूँ कुछ उत्पाती लोग, देश काल परिस्थिति सब जगह कही गई है, जब उन चीजों को कोई ढंग से पढ़ेगा नहीं, ढंग से ऑथेंटिक प्रकाशक की पुस्तक को पढ़ेगा नहीं, तो उसके सिवा कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने मनुस्मृति पूजन प्रारंभ किया था। उसी की लॉ लेकर 25 जो वहां पर है आज सतना के अंदर प्रारंभ किया था। और इसी कड़ी के अंदर मध्य प्रदेश के सतना में भी मनुस्मृति पूजन किया गया। मनुस्मृति के संदर्भ में जो कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने का बीड़ा भी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने उठाया हुआ है। और वहां की जो मध्य प्रदेश की इकाई है सतना जिले की, विशेष रूप से उन्होंने इसके आयोजन से संबंधित जानकारी भी आप लोगों को आगे के अंक में उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल देखिए, धर्म की बात चल पड़ी है, हम उससे थोड़ा सा आगे निकलते हैं। कई बार क्या होता है, जो राजनीतिक राइवलरी होती है, जो प्रतिद्वंद्विता होती है राजनीतिक, वो कहां तक चली जाती है।
किसी की बिल्डिंगें गिरती हैं, किसी का कुछ होता है, किसी को किसी प्रकार का नुकसान होता है। और यहाँ पर इस बार मध्य प्रदेश की हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के रीवा में जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, जो वैचारिक मतभेद हैं, उसका शिकार होना पड़ा भगवान परशुराम के मंदिर को या भगवान परशुराम के आश्रम को। मंदिर तो सुरक्षित है। नमस्कार इंडिया की टीम ने वहां का दौरा किया, जिस प्रकार पीछे बड़ा चर्चा में रहा, मीडिया में चर्चा में रहा कि भगवान परशुराम मंदिर गिरा दिया गया, लेकिन हम बड़ा स्पष्ट कर दें, जो भगवान परशुराम जी का मंदिर है वो बिल्कुल सुरक्षित है। साथ में हनुमान जी का मंदिर भी सुरक्षित है। हाँ, जो उसके बगल में आश्रम बना था, जहां पर कि साधु संत आया करते थे, उनके विश्राम की, उसके खान पान की व्यवस्था थी, वो कुछ निर्माण जो है वो जरूर गिरा दिए गए। यद्यपि जो वहां के जो उसके संरक्षक और जिन्होंने बनाया, श्रीधर दुबे, जो एक समय में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के रीवा के जिलाध्यक्ष भी रहे, उन्होंने बताया कि भाई ये जगह, ये तो उन्होंने स्वीकारा कि ये जगह कहीं ना कहीं, क्योंकि नेशनल हाईवे से के 300-400 मीटर के दायरे में आती है, सरकारी जगह है, लेकिन ये उन्होंने जरूर स्वीकार किया कि हाँ, इसके जो है ये राजनीतिक विचारधारा के मेल ना खाने के कारण, वो भी वहां के एक स्थानीय विधायक से मेल ना खाने के कारण ये जो परशुराम आश्रम है ये उसका शिकार हुआ। ये राजनीतिक दृष्टि से किया गया। राजनीतिक दृष्टि से क्यों? आपने कहा ऐसा क्या मतभेद हो गया था? ऐसा मतभेद ये था कि राजेंद्र शुक्ला जी विधानसभा का चुनाव लड़े थे जी। तो पिछले चुनाव में ये 56,000 वोट से जीते थे जी। और इस बार जब उन्होंने 2-3 बार में कोई काम नहीं किया, न समाज के लिए न यहाँ के लोगों के लिए, तो हमने कहा कि भाई तुमको 2-3-4 बार मैं वोट दे चुका हूँ, अब इस बार वोट नहीं देंगे, आदमी चेंज करेंगे, जो जनता के हित की बात करेगा मैं उसको वोट दूंगा। तो मैंने अभय मिश्रा का साथ दिया था, उसी दिन से ये हमारे विरोध में थे। तो इस आश्रम से पहले किसी और प्रकार का भी इन्होंने विरोध नहीं, कभी नहीं। यहाँ आते थे, सब कुछ था, सारे लोग आते थे और सब दर्शन करते थे। तो मतलब कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि ये जो है वो राजनीतिक बदले की भावना से, क्योंकि आपकी विचारधारा इस समय दूसरी है, उस विचारधारा से परेशान होकर आपको दबाने का एक ही प्रयास है। जी। तो इसमें आपका समाज, फिर बाकी का समाज का आपको समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल जी, काफ़ी। और जो अनेकों संगठन हैं वो? जी हाँ, सब दे रहे हैं। कि देखिए, जिसको ऊपर बीतती है आगे तो उसको आना पड़ेगा जी, पीछे तो कारवां चलेगा, पर उसको अपना जज्बा दिखाना पड़ेगा, तभी ये होगा। तो ये 2-3 दिन के अंदर जो है मूवमेंट बहुत तगड़ा होगा। सारे साधु संत आज रात को आ जाएंगे, 1 तारीख को हम वो निकालेंगे साधु संतों का जुलूस, और सब जनता साथ में रहेगी, साधु संत रहेंगे, जिनकी हमने सेवा किया है यहाँ, वो सारे लोग। अब आपकी मांग क्या है ये बताएं? हमारी मांग ये है कि इसको उसी तरह बनाया जाए। यहाँ से कोई किसी को कोई तकलीफ़ नहीं थी, न किसी का मार्ग अवरुद्ध था, न किसी प्रकार की कोई यहाँ से वो थी, तो यहीं बनाया जाए। ज़मीनें लाट कर। कौन बनाएगा उसको? सरकार बनवाए, जिसने गिराया है। और अगर नहीं बनाती है सरकार? तो नहीं बनाती है तो फिर अपन लोग बनाएंगे, सब कोई मिलकर। जो वहाँ पर लोग अभी आक्रोशित जरूर हैं। सर, मैं जटाशंकर द्विवेदी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का मैं राष्ट्रीय मंत्री हूँ। जब मुझको ये मालूम हुआ कि रीवा का परशुराम आश्रम गिरा दिया गया है, मुझे काफ़ी तकलीफ और क्षोभ हुआ। जहाँ पर सरकारें आज धार्मिक स्थल के लिए, मंदिर के लिए, सनातन धर्म के पोषण के लिए ज़मीन उपलब्ध करा रही है, कोर्ट भी उसको ज़मीन मुहैया करा करके बनवाने का इंतजाम कर रहा है, ऐसी अवस्था में हम लोग इसको एक पैसे इकट्ठा करके चंदा के माध्यम से परशुराम आश्रम की स्थापना करवाई। और परशुराम आश्रम की स्थापना करने के बाद दीन दुखियों के लिए यहाँ रुकने की जगह थी, संतों के ठहरने की जगह थी। यहाँ पर नहीं, जब आप लोगों ने इसका निर्माण कराया तब किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं रोका आप लोगों को बनाने? कोई सरकारी जगह पर आप बना रहे हैं? नहीं, कोई सरकारी एजेंसी नहीं आई, बल्कि सरकारी एजेंसियों ने आकर के इसमें सहयोग किया। व्यक्तिगत द्वेष की भावना को लेकर के इतना बड़ा बने अनुष्ठान, इतना बड़ा प्रोग्राम, इतनी बड़ी व्यवस्था को ध्वस्त किया जाए, तो केवल एक श्रीधर की व्यवस्था नहीं गिराई गई, बल्कि एक ये सनातन धर्म की व्यवस्था को ध्वस्त किया गया। जो जिस व्यवस्था के लिए भाजपा सरकार जानी जाती थी,
कि वो सनातन धर्म की पोषक है, लेकिन आज इस व्यवस्था से ऐसा लगता है कि इस भाजपा के सरकार में भी ऐसे रावण घुसे हुए हैं जो कि साधु संतों को दंड देने के लिए या परेशान करने के लिए या आश्रमों को नष्ट करने के लिए वो बीड़ा उठा के चल रहे हैं। क्या आसपास भी कोई और अवैध निर्माण है यहाँ पर? चारों तरफ हम ऐसा माने ये प्रमाणित बात है कि चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो या चर्च हो, 90% सरकार की व्यवस्था से जुड़े हैं, सरकार की जमीन बनाए हुए हैं। अनेकों लोग, अनेकों संगठन के लोग, जातिगत सामाजिक संगठन के लोग जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो बात अलग है कि जमकर अभी किसी ने कोई वहां पर समर्थन नहीं दिया है। लेकिन एक और वास्तविकता की जो कि हिंदुस्तान में है, अनेकों जगहों पर है, कि सरकारी जगहों पर बहुत सारे कब्जे हो जाते हैं, कॉलोनी बस जाती है। अभी आपको अगर पीछे ध्यान हो, अगस्त सितंबर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो दिल्ली के अंदर रेलवे लाइन के साथ साथ जो 40,000 से ऊपर झुग्गियां उनको उठाने का आदेश दिया था, और उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट किया था कि किसी भी प्रकार का कोई भी स्टे किसी भी अदालत के द्वारा नहीं दिया जाएगा। हालांकि बाद में वो फिर वही राजनीतिक कानूनी, देखिए हम अदालत के सम्मान में कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये कह दिया था कि कोई स्टे नहीं देगा, फिर बाकी वही कानूनी चीजें निकाली जाती हैं, दूसरे केस दायर होते हैं, और अभी तक वो झुग्गियां वहीं बरकरार हैं। अब उनको बनाकर रहने के लिए दूसरी व्यवस्था दी जाएगी, आदि। उसी प्रकार इस जो रीवा से निकल रहा है जो हाईवे, उसके आसपास अनेकों अवैध निर्माण हो चुके हैं। तमाम अवैध निर्माण है। यहीं पे राजेश शुक्ला जी का गोदाम बना हुआ है, सड़क के पूरब साइड में, उत्तर साइड में इनने 1.5 एकड़ जमीन भूतल परिवहन का कब्जा कर रखा, जिसमें बाउंड्री बना लिया है। इनका खुद का मकान सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है, जो हाई कोर्ट का फैसला हो चुका है और आपके उससे बोर्ड से फैसला हो चुका है उसको गिराने के लिए कार्रवाई, लेकिन आज तक नहीं गिरा। इसी तरह नागेंद्र सिंह जी जिनने पत्र लिखा है, उनका 5.5 एकड़ में कब्जा किया हुआ है ग्रीन बेल्ट में जी, उनका भी गिराना चाहिए। और यहाँ साईं मंदिर है, मैं किसी मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ, पर साईं मंदिर बना हुआ है इंक्रोचमेंट में, हार्टिकल्चर की ज़मीन में, वो गिरना चाहिए। यहाँ सिंधी समाज का बना हुआ है, वो गिरना चाहिए। ये सब अवैध कब्जे हैं। कुछ साधु संत भी थे, काफ़ी रात हो चुकी थी उस समय तक, तो उन सब ने यही उम्मीद की, हालांकि सब लोग चाहते थे कि सरकार कोई भी व्यवस्था बना के, क्योंकि ये जो मंदिर है, ये जो आश्रम है, ये कहीं किसी मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर रहा है, कोई ऐसा निर्माण, कोई ऐसा मार्ग नहीं जा रहा है वहाँ से, मेन हाईवे से काफ़ी दूरी पर है, बेशक सरकारी जगह है, तो इसलिए कोई भी जो सरकार की प्रगतिशील जो योजना है उसमें कहीं भी बाधा नहीं बन रहा है। तो अगर कोई चाहे सरकार तो शुल्क आदि ले ले, और उसके बाद में जो भी कानून में यदि कोई परिवर्तन हो सकता हो तो इस आश्रम को वहीं यथास्थिति बनी रहने देनी चाहिए। हालांकि मांग तो ये भी है कि सरकार बना कर दे, या जो बाकी के अवैध निर्माण है उनको भी ध्वस्त किया जाए, ये बात जायज है। ये हमारे यहाँ बड़ा भेदभाव है। कई बार आपको भी याद हो, कंगना रनौत वाले मैटर में भी ये चीज़ उठी थी, वो निर्माण क्यों नहीं गिराया, वो निर्माण क्यों नहीं गिराया, अवैध निर्माण खाली मेरा ही तो था। तो यहाँ पर भी ये तो बात जायज है कि भाई जो कुछ रसूखदार लोगों ने अगर कुछ अवैध निर्माण कर लिए हैं तो फिर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर इनको भी जिस प्रकार अगर ये शुल्क देने को तैयार हैं तो उस पर कानून सम्मत, हम किसी कानून को चैलेंज नहीं कर रहे, हम कोई कानूनी बात नमस्कार इंडिया नहीं कर रहा है। यद्यपि वहां पर फिर वह अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जो प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश अध्यक्ष राजेश दुबे भी आए, उन्होंने भी हर संभव सहयोग देने, आंदोलन करने आदि जैसी बातें कही, जिस प्रकार सामाजिक संगठन या धार्मिक संगठन करते हैं। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। परशुराम का आश्रम लौटाना होगा, जन्म लिए बलिदान उसी पर हो जाएं। भगवान परशुराम का आश्रम लौटाना होगा, लौटाना होगा। अभी तक लड़ाई है, आगे लड़ाई है। जो ब्राह्मणों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो ब्राह्मणों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अभी तक लड़ाई है, आगे लड़ाई है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रीधर दुबे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्रीधर दुबे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुल मिलाकर बात यह कि अब जो राजनीतिक राइवलरी है वो शायद कहीं दूसरा रूप और स्वरूप के अंदर आ गई है।
राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या राजनीतिक विचारधारा, विरोधी विचारधारा का जो खामियाजा अब वो कहीं ना कहीं धर्म को भी शायद भुगतना पड़ रहा है। यही कारण है कि अब बदला अगर किसी और रूप स्वरूप में पहले होता था। मुझे याद है आज भी एक समय था दिल्ली के अंदर जब मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा, हालांकि दोनों एक ही पार्टी के नेता थे, लेकिन उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण दिल्ली के 2 5 स्टार होटल रुक गए थे, अनेकों लंबे समय तक बंद पड़े रहे थे। और आज शायद उनका थोड़ा बहुत स्वरूप बदला हो। आज इसी कारण से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण ये परशुराम भगवान जी का जो आश्रम है वो गिरा दिया गया। अब देखते हैं, बात फिर वही है जिसकी उम्मीद नहीं है, लेकिन अब देखते हैं उसके बाद कि क्या सरकार इनके साथ कोई न्याय करती है। मैं सरकारी स्तर की बात कर रहा हूँ, न्याय प्रणाली या कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। अथवा जो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस तरीके से चलता है। लेकिन इस प्रकार के जो निर्णय ना लेने की स्थिति में बात ये बन जाती कि कहीं ना कहीं फिर समाज के अंदर रोष जागता है। और बात फिर वही है, जब रोष जागता है, जब अंदर कुंठाग्रस्त व्यक्ति होता है, तो वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की छोटे या बड़े स्तर के ऊपर हिंसा का रूप लेने का कारण बन सकता है। देखते हैं प्रदेश सरकार क्या कार्रवाई करती है। मैं कुलदीप भारद्वाज, नमस्कार इंडिया के लिए परशुराम आश्रम, रीवा, मध्य प्रदेश से। अब स्पष्ट एक चीज और कर दी गई कि श्रीधर दुबे पहले अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जिला रीवा के अध्यक्ष जरूर रहे, लेकिन कुछ समय बाद वो अलग हो गए थे अपने व्यवसाय के कारण जो भी। और उसके बाद का ये जो भी निर्माण हुआ और बड़े लंबे अरसे से, शायद लगभग 8-9 वर्षों से वहां पर बना हुआ था, और तब किसी भी सरकारी एजेंसी ने इसका विरोध नहीं किया। अब एकाएक क्यों आंख खुली, ये भी कई बार प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। तो खैर आज की इस चर्चा, क्योंकि अब हम मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, अब नमस्कार इंडिया वापस दिल्ली चल रहा है आज, और कल 1 जनवरी 2021 अर्थात नव वर्ष, और ये प्रार्थना करते हुए कि अगला नव वर्ष जो है, जो अंतरराष्ट्रीय नव वर्ष है, मैं कहूँ कि वो सुख समृद्धि लेकर आए, कोविड जैसी हर बीमारियों से दूर रहे, आप सबको प्रसन्न रखे, आपकी सारी समस्याओं को दूर करे, आपके मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, सबसे आपको मुक्ति दे। भारतवर्ष के लिए अमन चैन की व्यवस्था बने, भारत दिनों दिन प्रगति की राह पर बढ़ेगी, उसकी कीर्ति खूब बुलंद हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, अग्रिम शुभकामनाओं के साथ, आज वर्ष 2020 के इस अंतिम अंक के साथ मैं इजाजत लेते हुए कल फिर आपसे मुलाकात होगी 1 जनवरी 2021 को। तब तक करें स्वीकार नमस्कार इंडिया का। नमस्कार।